एक रहस्यमयी गांव जहां हर मंगलवार की रात मौत का खतरनाक खेल शुरू हो जाता है। एक के बाद एक डरावनी हत्याएं। कोई इसे चुड़ैल का साया कहता है तो कोई देवी का श्राप। वहीं पुलिस को यकीन है कि इसके पीछे किसी बेहद चालाक इंसान का हाथ है। गांव में रात होते ही हाथों में जलती मशाल और पैरों में घुंघरू बांधकर आखिर कौन भागता फिरता है? वह लड़की गांव के हर मर्द के साथ संबंध क्यों बना रही है और हर मंगलवार की रात आखिर कौन सा भयानक राज छिपा है? कहानी की शुरुआत दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से होती है जहां रवि और शैलू रहते हैं। उनका पूरा दिन शरारतों और देवी महालक्ष्मी के मंदिर में हंसी मजाक करते हुए गुजरता है। रवि शैलू से बेहद प्यार करता है और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का पूरा ध्यान रखता है। 2 दिन पहले शैलू का काजल खत्म हो गया था, इसलिए रवि ने अपने हाथों से उसके लिए काजल तैयार किया। उसी दिन जब दोनों घर लौट रहे थे तभी शैलू की नजर कुएं में डूब रहे एक छोटे कुत्ते के पिल्ले पर पड़ी। उसे तड़पता देखकर रवि ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस मासूम पिल्ले को बचा लिया। उस दिन के बाद से शैलू उस पिल्ले को हमेशा अपने पास रखने लगी। शैलू अपनी नानी के साथ रहती है क्योंकि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके पिता ने साफ कह दिया था कि शैलू की माँ के नाम वाली 3 एकड़ जमीन जब तक उसके नाम नहीं कर दी जाती तब तक वह शैलू की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। लेकिन नानी उसके लालच और उसके खतरनाक अंजाम को अच्छी तरह समझती थी। उसे अच्छी तरह पता था कि यही जमीन बड़े होकर शैलू के भविष्य का सहारा बनेगी। इसी वजह से बचपन से ही माँ बाप के प्यार की जगह शैलू को सिर्फ उनका तिरस्कार और बेरुखी मिली थी। एक दिन मंदिर के पास रवि को बुरी तरह पीटकर काम करने के लिए दुकान पर भेज दिया गया। तभी रवि का पिता शैलू के पास आया और अजीब नजरों से उसे देखते हुए बोला, घर क्यों नहीं आती? क्या रवि के बिना आना अच्छा नहीं लगता? लेकिन याद रखना, कल जरूर आना। इस तरह डर और परेशानियों के बीच कुछ और दिन गुजर गए। फिर एक दिन शैलू को पहली बार पीरियड्स आए। घबराई हुई नानी ने तुरंत शैलू के पिता के घर फोन किया, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उनका साफ कहना था कि वे उस घर में तभी आएंगे जब जमीन उनके नाम कर दी जाएगी। एक तरफ अपनों की बेरुखी और दूसरी तरफ एक औरत बनने के पहले दर्द का एहसास। शैलू अंदर से पूरी तरह सहम गई थी। नानी ने उसे दिलासा देते हुए समझाया कि एक औरत की जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन तू घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। मगर सब कुछ ठीक होने वाला नहीं था। एक रात गांव में अचानक जोर जोर से चीख पुकार मच गई। आवाज सुनकर शैलू डरते हुए उठी। उसने देखा कि गांव वाले रवि के घर के सामने इकट्ठा थे और पूरा घर भयंकर आग में जल रहा था। उस दर्दनाक आग में रवि और उसके पिता दोनों जिंदा जलकर मर चुके थे। इस हादसे ने शैलू की जिंदगी से आखिरी उम्मीद भी छीन ली। इस पूरी दुनिया में रवि ही एक ऐसा इंसान था जिसे वह अपना मानती थी और आज वह भी उसे हमेशा के लिए छोड़ गया। इसके बाद वक्त तेजी से आगे बढ़ता है और 10 साल गुजर जाते हैं। मंगलवार की आधी रात पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए गांव की सुनसान गलियों में एक कुत्ता घबराया हुआ भागता दिखाई देता है और उसके पीछे दौड़ रही होती है एक रहस्यमयी औरत। उसके पैरों में बंधे घुंघरुओं की छन छन पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। उसके सिर पर और दोनों हाथों में धधकती हुई आग जल रही थी और फिर धीरे धीरे वह रहस्यमयी औरत उसी गहरे अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह गांव वाले अपनी रोज की जिंदगी में लौट आए। मिलन काका बीड़ी जलाते हुए चौराहे की तरफ जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक घर की दीवार पर पड़ी और वह हैरानी से वहीं रुक गए। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। 2 से 3 और फिर 3 से 30 लोग वहां जमा हो गए। अय्याश राजू के पीछे बैठकर जा रही अंधी पुली भी भीड़ देखकर वहीं रुक गई। तभी डेनियल ग्वाला वहां पहुंचता है और लोगों से पूछता है, अरे भाई, दीवार पर आखिर लिखा क्या है? मुझे तो पढ़ना नहीं आता, कोई पढ़कर सुनाओ। दीवार पर लिखी बात देखकर राजू के होश उड़ जाते हैं और वह हकलाते हुए पढ़ता है कि बगल वाली गली के श्यामला के पति और डेनियल की पत्नी के बीच नाजायज रिश्ता चल रहा है। उम्मीद है कि यह सच जानने के बाद गांव वाले उन्हें खुले दिल से स्वीकार करेंगे। यह सुनते ही डेनियल का खून खौल उठा और वह पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागा। पूरे गांव में इस सनसनीखेज खबर को लेकर कानाफूसी शुरू हो गई। इस खुलासे के अगले ही दिन एक बेहद डरावनी घटना हुई। गांव के आखिरी कोने पर केले के बागान के बीच बने कुएं में श्यामला के पति और डेनियल की पत्नी की लाशें तैरती मिलीं। गांव वालों का मानना था कि सबके सामने बदनामी और सच उजागर होने के बाद शर्म से दोनों ने खुदकुशी कर ली। घटना की खबर मिलते ही गांव की नई सब इंस्पेक्टर माया वहां पहुंची और जांच शुरू कर दी। अपनी घटिया आदतों से मजबूर थरकी राजू यहां भी माया को घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। तभी गांव का इकलौता फोटोग्राफर बासु भी वहां पहुंच गया। उन दोनों लाशों को देखकर उसकी हालत खराब हो गई। माया ने तुरंत आदेश दिया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए, लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि पुलिस की कार्रवाई गांव के नियमों और परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में फैसला सिर्फ जमींदार बाबू ही करेंगे। इस गांव में जमींदार प्रकाश का फैसला अंतिम माना जाता था। हर कोई उसकी बात मानता था। प्रकाश स्वभाव से बेहद गुस्सैल और नास्तिक इंसान था, लेकिन अपने सिद्धांतों का पक्का और ईमानदार भी। उसका अपने पिता के साथ एक अजीब रिश्ता था। हर सुबह वह अपने मरे हुए पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेता, लेकिन अगले ही पल उसी तस्वीर पर जूते मारने से भी नहीं चूकता था। इसकी वजह यह थी कि उसके अय्याश और चरित्रहीन पिता ने उसकी मां को धोखा दिया था और दूसरी औरतों के पीछे अपनी दौलत और इज्जत दोनों बर्बाद कर दी थी। वहीं दूसरी ओर प्रकाश की पत्नी राजेश्वरी देवी अपने पति से बिल्कुल अलग स्वभाव की थीं। उनका स्वभाव बेहद शांत था और वे पूरा दिन पूजा पाठ में लीन रहती थीं। पूरे गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे
और उन्हें साक्षात देवी का रूप मानते थे। प्रकाश जब घटनास्थल पर पहुंचा तो आते ही उसने सब इंस्पेक्टर माया को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि किसी भी हालत में इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा जाएगा। यह मेरा गांव है और यहां मेरा फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा। मजबूरी में माया को पीछे हटना पड़ा। प्रकाश के आदेश के मुताबिक डेनियल की पत्नी को ताबूत में रखकर दफना दिया गया और श्यामला के पति का श्मशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन जैसे ही सभी लोग वहां से लौट गए, तभी चिता की जलती लपटों के पास एक नकाबपोश रहस्यमयी आदमी खड़ा दिखाई दिया, जो खामोशी से उस जलती चिता को घूर रहा था। गांव में इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ठरकी राजू की गंदी आदतों में कोई फर्क नहीं आया। मुनिस्वामी अपनी पत्नी सूरी को छोड़कर कुवैत में काम करता था और राजू उसके अकेलेपन का फायदा उठाने से पीछे नहीं हटता था। खैर, इन सब के बीच अब आपको गांव के एक और अहम शख्स से मिलवाते हैं। इनका नाम है डॉक्टर विजय। शादी के बाद अपनी बेटी को खोने के गहरे दुख और सदमे की वजह से उन्होंने शहर की जिंदगी छोड़ दी थी और अब वापस गांव में आकर रहने लगे थे। दूसरी तरफ रमन नाम का एक लड़का गुर्जर के घर निमंत्रण देने पहुंचता है, क्योंकि अगले दिन गोविंद राजू के घर एक बड़ा समारोह रखा गया था। इत्तेफाक से उस समय गुर्जर घर पर नहीं होता तो रमन मौका देखकर उसकी बहन से मिलने और बात करने की कोशिश करता है। गुर्जर को रमन बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वह हमेशा उस पर नजर बनाए रखता था। अगले दिन गोविंद राजू के घर बहुत धूमधाम से कार्यक्रम शुरू हुआ। पूरा गांव वहां मौजूद था। लेकिन इस खुशी और भीड़ भाड़ के बीच भी लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही चर्चा थी कि आखिर उस रात दीवार पर डेनियल की पत्नी और श्यामला के पति के नाजायज रिश्ते का सच किसने लिखा था। इसी बात को लेकर गुर्जर और बासु के बीच झगड़ा शुरू हो गया, जो देखते ही देखते एक बड़े और खतरनाक विवाद में बदल गया। इन सारे झगड़ों और हंगामों से दूर गांव का पुजारी देवी की पूजा और मेले की तैयारियों में व्यस्त था। इस गांव में हर मंगलवार की रात देवी की बड़ी धूमधाम से पूजा होती थी, क्योंकि मंगलवार को देवी का सबसे पवित्र दिन माना जाता था। लेकिन इस बार मेले के लिए पैसों की भारी कमी पड़ गई थी। जब पुजारी हिम्मत करके चंदा मांगने जमींदार प्रकाश के पास पहुंचा तो वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। नास्तिक प्रकाश ने साफ शब्दों में कह दिया कि पूजा पाठ के नाम पर वह एक पैसा भी नहीं देगा। हालांकि प्रकाश की पत्नी राजेश्वरी देवी ने पुजारी को निराश होकर वापस नहीं जाने दिया। उन्होंने न सिर्फ अपनी तरफ से पैसे दिए, बल्कि यह भरोसा भी दिलाया कि जरूरत पड़ने पर आगे भी मदद करेंगी। उसी दिन दोपहर में जब सब इंस्पेक्टर माया अपनी गाड़ी से गांव में जांच के लिए जा रही थी, तभी उसकी नजर केले के बागान की तरफ पड़ी। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे बागान के बीच वही नकाबपोश रहस्यमयी आदमी खड़ा उसे घूर रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने तुरंत गाड़ी रोकी और वहां पहुंचकर देखा, वहां गहरे सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। मंगलवार की रात पूरा गांव देवी की पूजा और मेले की रोशनी में डूबा हुआ था। लेकिन उसी आधी रात अंधेरी गलियों में वह कुत्ता एक बार फिर दिखाई दिया। वह पागलों की तरह उसी रहस्यमयी औरत के पीछे भाग रहा था। उसके पैरों में बंधे घुंघरूओं की छन छन की खौफनाक आवाज एक बार फिर पूरे गांव की हवाओं में गूंजने लगी। अगली सुबह होते ही गांव में फिर डर और सनसनी फैल गई। गांव की एक दीवार पर किसी ने फिर से कुछ लिख दिया था। इस बार लिखा था कि मंदिर वाली गली के मिल्ली कृष्ण का सूर्य की पत्नी मणि के साथ नाजायज रिश्ता चल रहा है। उम्मीद है कि गांव वाले यह सच जानने के बाद उन्हें खुले दिल से स्वीकार करेंगे। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उसके बाद वही हुआ जिसका सबको डर था। केले के बागान के पास पुराने बरगद के पेड़ पर मिल्ली कृष्ण और मणि की लाशें फांसी के फंदे से लटकती मिली। सब इंस्पेक्टर माया का शक सीधे गुर्जर पर गया, क्योंकि मिल्ली कृष्ण और श्यामला का पति दोनों ही उसके करीबी दोस्त थे। शक के घेरे से फोटोग्राफर बासु भी बाहर नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले कार्यक्रम में उसकी भी लड़ाई हुई थी। तभी जमींदार प्रकाश एक बार फिर अपने रौब के साथ वहां पहुंचा। लेकिन इस बार माया पीछे हटने के मूड में नहीं थी। उसने प्रकाश को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि इस बार लाशें हर हाल में पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाएंगी, क्योंकि भले ही यह आत्महत्या दिखाई दे रही हो, लेकिन इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और डरावना रहस्य छिपा हुआ है। माया को पूरा भरोसा था कि यह सब गांव का ही कोई आदमी कर रहा है, वरना लगातार दो घरों के इतने गहरे और छिपे हुए राज किसी बाहरी इंसान को कैसे पता चल सकते थे। अब सबसे बड़ा सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था कि आखिर वह कौन है जो इन नाजायज रिश्तों का सच पूरे गांव के सामने ला रहा है और फिर उन लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। इतना ही नहीं, एक और डरावना सच सामने आया। डेनियल की पत्नी की लाश रहस्यमयी तरीके से उसके ताबूत से गायब हो चुकी थी। अब पुलिस के पास सच तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वह था इन दोनों लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। दूसरी तरफ पूरे गांव में डर का ऐसा माहौल बन चुका था कि लोग एक दूसरे पर शक करने लगे थे। खौफ इतना बढ़ गया था कि हर इंसान अपने ही पड़ोसी को कातिल समझने लगा था, क्योंकि पुलिस हर घर में जाकर यह तो नहीं पूछ सकती थी कि कौन किसके साथ नाजायज रिश्ते में है। तभी इस डर और दहशत से भरे माहौल में गांव का पुजारी एक बेहद खौफनाक पुरानी घटना याद करते हुए बताता है कि जमींदार प्रकाश के दादाजी के समय में भी गांव में बिल्कुल इसी तरह रहस्यमयी मौतें हो रही थीं। पुजारी ने पुराने दिनों को याद करते हुए कांपती आवाज में कहा कि उस समय गांव में एक बहुत बड़ा महायज्ञ करवाया गया था और देवी महालक्ष्मी के रौद्र रूप की मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई थी। उसके बाद जाकर ही उन मौतों का सिलसिला रुका था, और अब एक बार फिर गांव में सारी मौतें सिर्फ मंगलवार की रात को ही हो रही थीं, जिस दिन देवी की खास पूजा की जाती है। इसलिए गांव वालों को यकीन हो गया था कि बिना महायज्ञ के इस विनाश को रोकना असंभव है। चूंकि अगला दिन मंगलवार था, इसलिए फैसला लिया गया कि आने वाली 2 रातों तक पूरे गांव में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। तभी एक कांस्टेबल बीच में आकर बात काट देता है, जिससे गांव वालों का शक सीधा सब इंस्पेक्टर माया पर जाने लगता है। लोगों के मन में सवाल उठने लगता है कि गांव में इस नई महिला अफसर के आने के बाद ही ये रहस्यमयी मौतें क्यों शुरू हुई।
कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद माया ही किसी साजिश के तहत ये सब करवा रही हो। खैर, पूरे गांव में ऐलान करने की जिम्मेदारी पुली को दी गई। उसने ढोल बजाते हुए पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि आज रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हर मंगलवार की रात मौत उसी इंसान के दरवाजे तक पहुंच रही थी जो नाजायज रिश्तों के अंधेरे में डूबा हुआ था। रात गहराते ही पूरे गांव में पहरेदारी तेज कर दी गई। गांव के अंदर निगरानी की जिम्मेदारी गुर्जर ने संभाली, जबकि बासु अपनी गाड़ी लेकर गांव की सीमाओं पर गश्त लगाने निकल पड़ा। जैसे जैसे रात का अंधेरा और डरावना होता गया, खेतों की पगडंडियों पर दौड़ती हुई वही रहस्यमयी औरत एक बार फिर दिखाई देने लगी। दूसरी तरफ केले के बागान वाले रास्ते से एक अजनबी आदमी को शॉल ओढ़कर चुपके से गांव में घुसते देख गुर्जर और उसके लोग उसे पकड़ने के लिए पागलों की तरह दौड़ पड़े। लेकिन कुछ दूर भागने के बाद वह आदमी किसी साए की तरह गायब हो गया। उसे ना पाकर वे लोग 3 अलग अलग टोलियों में बंट गए और हर जगह उसकी तलाश शुरू कर दी। ठीक उसी समय रात की आखिरी बस से डॉक्टर विजय गांव लौट रहे थे। हाथ में टॉर्च लिए वह चुपचाप अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वह केले के बागान के पास पहुंचे, उनके कानों में किसी लड़की के रोने और सिसकने की दर्दनाक आवाज गूंज उठी। वह आवाज सुनते ही डॉक्टर विजय के कदम वहीं रुक गए और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन दौड़ गई। इतनी रात को गांव की कोई लड़की यहां कैसे हो सकती थी? फिर भी डॉक्टर विजय ने हिम्मत की और उस रोने की आवाज का पीछा करते हुए सीधे केले के बागान के अंदर चले गए। उधर दूसरी तरफ गुर्जर और उसके आदमियों ने उस शॉल ओढ़े अजनबी को ढूंढ निकाला और उसका पीछा शुरू कर दिया। भागते हुए उस आदमी पर गुर्जर ने अपना भाला फेंका, जो सीधे उसके शॉल को चीरता हुआ निकल गया। अपनी जान बचाने के लिए वह आदमी नदी में कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार पकड़ा जाता है। जैसे ही उसके चेहरे से शॉल हटाया जाता है, सब हैरान रह जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि गांव का ही लड़का रमन था। इधर डॉक्टर विजय रोने की आवाज का पीछा करते हुए जैसे ही बागान के बीच बने कुएं के पास पहुंचे, उनकी आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने देखा कि कुएं की मुंडेर पर एक लड़की की आत्मा बैठी हुई है। उस लड़की ने डॉक्टर विजय की तरफ देखा, एक भयानक चीख मारी और सीधे उस गहरे कुएं में छलांग लगा दी। डर और सदमे से कांपते हुए डॉक्टर विजय के मुंह से बस एक ही नाम निकला, शैलू। और इसी डरावने मंजर के साथ कहानी 18 महीने पीछे चली जाती है। छोटी सी शैलू अब जवान हो चुकी थी। वह अब भी अपनी नानी के साथ रहती थी और उसके साथ था उसका बचपन का वही कुत्ता जिसे उसने कुएं में डूबने से बचाया था। शैलू ने उसका नाम प्यार से राजा रखा था। कॉलेज में पढ़ने वाली खूबसूरत और समझदार शैलू को अपने इंग्लिश टीचर शिवा से प्यार हो गया था। शिवा भी इस बात को अच्छी तरह समझता था, क्योंकि शैलू बहुत पहले ही उसका ध्यान अपनी तरफ खींच चुकी थी। क्लास में शेक्सपियर की प्रेम कहानियां पढ़ाते पढ़ाते कब दोनों असल जिंदगी के रोमियो जूलियट बन गए, उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। पहली ही नजर में शैलू अपना दिल शिवा को दे बैठी थी। लंबे समय तक उनका यह प्यार भरा रिश्ता छिप छिप कर चलता रहा। फिर एक दिन शिवा के जन्मदिन पर शैलू अपने हाथों से उसके लिए खीर बनाकर लाई। खीर खिलाते हुए जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं तो शैलू घबराकर वहां से भाग गई। लेकिन कुछ ही पलों बाद वह खुद को रोक नहीं पाई और वापस शिवा के पास लौट आई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और उस भीगी हुई रात में दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून तलाशने लगे। कमरे की खामोश गर्माहट उनके प्यार भरे एहसासों में घुल गई और दोनों पूरी तरह एक दूसरे के हो गए। इसी तरह उनके रिश्ते की गहराई और बढ़ती चली गई। प्यार और रोमांस में डूबे हुए ऐसे ही कई महीने गुजर गए। सब कुछ बेहद खूबसूरत चल रहा था। लेकिन तभी अचानक शिवा कई दिनों तक कॉलेज में दिखाई नहीं दिया। जिस दिन वह वापस लौटा, शैलू का दिल दर्द से टूट गया, क्योंकि शिवा अकेला नहीं आया था बल्कि अपनी नई नवेली पत्नी को साथ लेकर पहुंचा था। खबर मिली कि उसका ट्रांसफर हो चुका है और अब वह हमेशा के लिए दूसरे कॉलेज जा रहा है। जाने से पहले बारिश में भीगी और सदमे में खड़ी शैलू के पास आकर शिवा ने बड़ी बेरहमी से कहा कि शेक्सपियर की कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिन्हें रोज पढ़ो तो इंसान ऊब जाता है, इसलिए मौका मिले तो उन्हें सिर्फ एक बार मजे के लिए पढ़ना चाहिए और फिर हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। मेरे लिए तुम भी बिल्कुल ऐसी ही एक कविता थी। यह कहकर शिवा अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। शैलू सड़क पर खड़ी फूट फूट कर रोने लगी। जिंदगी में पहली बार उसने किसी को इतने सच्चे दिल से चाहा था और उसी इंसान ने उसके प्यार का मजाक बनाकर रख दिया। किसी तरह अपने टूटे दिल और आंसुओं को संभालती हुई शैलू घर लौटी। लेकिन वहां किस्मत उसका एक और इम्तिहान लेने के लिए तैयार बैठी थी। उसने देखा कि उसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली उसकी नानी भी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। सिर्फ कुछ घंटों के भीतर शैलू की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतने साल गुजरने के बाद भी उसके माता पिता का व्यवहार नहीं बदला था। उन्होंने नानी के अंतिम संस्कार में आने की जरूरत तक नहीं समझी, बल्कि अपना वही पुराना लालची फरमान दोहरा दिया कि जब तक जमीन हमारे नाम नहीं करोगी, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे। अपनों का यह लालच और लगातार मिलने वाला अपमान अब शैलू से सहा नहीं जा रहा था। गुस्से और दर्द से भरी शैलू ने पूरे गांव के सामने जमीन के कागज अपने लालची पिता के मुंह पर फेंक दिए और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बदले में उसे अपने ही पिता से सिर्फ बद्दुआएं और गालियां मिलीं। अब इस बड़ी दुनिया में उसका अपना कहने वाला सिर्फ उसका कुत्ता ही बचा था। शैलू ने खाना पीना छोड़ दिया और धीरे धीरे बीमार और बेसुध रहने लगी। लेकिन कुछ समय बाद उसके अंदर एक बेहद अजीब, डरावना और बेचैन कर देने वाला बदलाव शुरू हो गया। वह गांव के अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बनाने लगी। चाहे काम करने की जगह हो या रास्ते में मिलने वाला कोई अजनबी, वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। यह उसके शरीर की बेकाबू भूख थी या टूटे हुए दिल का कोई अजीब रोग, शैलू खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वह इस खतरनाक मानसिक और शारीरिक संघर्ष में बुरी तरह फंस चुकी थी। आखिर वह ऐसा क्यों कर रही थी, इसका जवाब उसके पास भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच शेक्सपियर की कोई इस्तेमाल की हुई और भुला दी गई कविता बनकर रह गई हो। धीरे धीरे गांव के जवानों से लेकर बूढ़ों तक हर मर्द की गंदी नजरें शैलू पर टिकने लगीं। पूरे गांव में उसके नाम की बदनामी और कानाफूसी फैलने लगी।
एक दिन बस से लौटते समय भीड़ में किसी अनजान आदमी का हल्का सा स्पर्श भी उसके अंदर की उस अजीब बेचैनी को फिर से जगा देता है। खुद को रोकने और शांत रखने के लिए वह अपनी कलाई पर रबर बैंड खींच खींच कर खुद को दर्द देने लगती, ताकि शारीरिक दर्द उसकी मानसिक बेचैनी को दबा सके। यह सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता गया। फिर एक दिन गोदाम के मालिक ने अपने 4 दोस्तों को भी शैलू का फायदा उठाने के लिए बुला लिया। लेकिन जब शैलू ने मना किया तो उसने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया और धक्के मारकर काम से निकाल दिया। इस गहरे अपमान को शैलू सह नहीं पाई। उसने अपनी जान देने का सोचा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सकी। फिर एक दिन उसने गांव के बिट्टू नाम के लड़के को बुलाया और उससे कहा कि वह उसे बहुत बुरी तरह मारे। दरअसल शैलू अपने अंदर की उस अजीब तलब को दर्द के जरिए दबाने की कोशिश कर रही थी। बिट्टू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ा। इस तरह हर दिन दर्द सहने के बावजूद शैलू अपनी इस अजीब बीमारी और बेकाबू तलब से हार जाती और फिर किसी न किसी के साथ संबंध बना लेती। गांव का हर आदमी उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाने लगा। अब शैलू का अपने शरीर और दिमाग पर कोई काबू नहीं बचा था। एक रात जब वह घर लौट रही थी तो कुछ लोगों ने उसका पीछा किया। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह किसी तरह जंगल के बीच बने एक सुनसान घर में छिप गई और अपनी जान बचाई। लेकिन ऐसी बातें ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकीं। आखिरकार यह खबर गांव के जमींदार प्रकाश तक पहुंच गई। वह हमेशा से ऐसी चीजों के खिलाफ था, इसलिए उसने तुरंत आदेश दिया कि शैलू को पकड़कर उसके सामने लाया जाए। उस दिन शैलू अपनी मां की साड़ी पहनकर शायद कहीं जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए जमींदार की हवेली तक लाया गया। गांव के कई मर्दों के साथ संबंध बनाने के आरोप में प्रकाश ने बिना कोई रहम दिखाए उसे गांव से बाहर निकालने का फैसला सुना दिया। बीच सड़क पर शैलू को बालों से घसीटते हुए जानवरों की तरह गांव से बाहर ले जाया गया। जिसके हाथ में जो आया, पत्थर, लाठी और डंडे सबने उस पर बरसाए। उन्होंने मार मारकर उसके शरीर और आत्मा दोनों को छलनी कर दिया। शैलू सबके सामने हाथ जोड़कर रोती रही, दया की भीख मांगती रही, लेकिन उस पत्थर दिल भीड़ में किसी को उस बेबस लड़की पर जरा भी तरस नहीं आया। इस दिल दहला देने वाली घटना के कुछ घंटों बाद गांव में खबर फैली कि शैलू ने केले के बागान वाले उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। गांव वाले वहां पहुंचे और उसकी लाश कुएं से बाहर निकाली गई, लेकिन नफरत इतनी थी कि उसकी अर्थी उठाने तक कोई आगे नहीं आया। इसी दर्दनाक सच के साथ कहानी फ्लैशबैक से निकलकर वापस वर्तमान में लौट आती है। पुलिस की गिरफ्त में आए रमन से पूछताछ के बाद यह साफ हो गया कि गांव में हो रही हत्याओं के पीछे उसका हाथ नहीं था। असल में वह गुर्जर की बहन से प्यार करता था और जानता था कि गुर्जर इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उसने जानबूझकर दीवार पर दोनों का नाम लिखा था, ताकि बदनामी के डर से गुर्जर खुद ही अपनी बहन की शादी उससे कर दे। उधर सब इंस्पेक्टर माया गहरी उलझन में फंस गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे केस को और रहस्यमयी बना दिया था। दूसरी तरफ डॉक्टर विजय द्वारा केले के बागान में शैलू की आत्मा देखने की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। रमन के बेगुनाह साबित होने के बाद अब असली कातिल की तलाश और तेज हो गई। इसलिए अगले हफ्ते सोमवार की रात को ही गुर्जर अपने पूरे दल के साथ पहरेदारी पर निकल पड़ा। उसका इरादा साफ था कि आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, कातिल को पकड़कर ही रहेगा। रात की हवाओं में जलती मशालों की तपिश और डर घुला हुआ था। एक बार फिर वही रहस्यमयी औरत अपने घुंघरुओं की डरावनी छन छन के साथ दौड़ रही थी। किसी अनजाने डर के कारण सब इंस्पेक्टर माया भी बेचैन थी, इसलिए वह भी अपनी जीप लेकर रात के अंधेरे में गांव की तरफ निकल पड़ी। उधर केले के बागान से घुंघरुओं की सिहरन पैदा कर देने वाली आवाज सुनकर पहरा दे रहे एक बूढ़े आदमी की हालत खराब हो गई। तभी अचानक उसने पेड़ के ऊपर देवी महालक्ष्मी का भयानक रौद्र रूप देखा। डर से उसकी रूह कांप उठी और वह चीखता हुआ गांव की ओर भागा। तभी उस दौड़ती हुई रहस्यमयी औरत का असली सच सबके सामने आ गया। वह कोई भूत या चुड़ैल नहीं थी, बल्कि गांव की ही एक साधारण औरत थी जो मंदिर में पूजा करती थी। दरअसल गांव में शांति बनी रहे, इसलिए पुजारी के कहने पर वह हर मंगलवार की रात देवी मां के नाम का जलता हुआ मटका लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाती थी। लेकिन अब गांव में एक नई दहशत जन्म ले चुकी थी। उस बूढ़े आदमी की चीख सुनने के बाद लोगों को यकीन होने लगा कि गांव में हो रही इन सभी मौतों के पीछे देवी महालक्ष्मी का प्रकोप ही है। तभी अचानक गांव के आखिरी कोने से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज गूंजी कि दीवार पर फिर से कुछ लिखा गया है। यह सुनते ही सभी लोग मशालें लेकर उस दिशा में दौड़ पड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि डेनियल अकेला खड़ा हुआ है। डरे हुए डेनियल ने बताया कि वह भी किसी की आवाज सुनकर ही यहां तक आया था। यह सुनते ही गुर्जर को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह समझ गया कि यह किसी की सोची समझी चाल है। किसी ने जानबूझकर उन सबको गांव से दूर इस सुनसान जगह पर इकट्ठा किया है। इसका सीधा मतलब था कि गांव के अंदर इस वक्त कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। तभी गहरे अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर विजय था। वह अंधेरे का फायदा उठाकर दीवार पर अपने अगले शिकार का नाम लिख रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह वहां से भाग पाता, सब इंस्पेक्टर माया मौके पर पहुंच गई और उसने डॉक्टर विजय को रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद माया का पहला शक डॉक्टर विजय पर ही गया था, क्योंकि विजय अच्छी तरह जानता था कि गांव वाले किसी भी हालत में लाशों को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजेंगे। इसी बात का फायदा उठाकर उसने बड़ी चालाकी से उन सभी को नशे की भारी डोज देकर मौत के घाट उतार दिया था। पकड़े जाने के बाद विजय वहां से भागने लगा। माया और उसके बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन तभी मौका पाकर विजय ने माया की गर्दन में एक नशीला इंजेक्शन घोंप दिया और उसे बंदी बना लिया। दूसरी तरफ गांव के बाहर गश्त कर रहा बासु जंगल के अंदर से आती किसी रहस्यमयी आवाज को सुनकर अकेले ही उस घने जंगल में चला गया। लेकिन यहीं से कहानी एक बेहद चौंकाने वाला और अजीब मोड़ लेती है। कुछ घंटों बाद जब माया को होश आया तो उसने खुद को कैद में पाया। उसने विजय से पूछा कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इतने लोगों की जान लेने के पीछे क्या वजह है? विजय की तरफ से बेहद ठंडी और डरावनी आवाज में सिर्फ एक नाम सुनाई दिया, शैलू। यह नाम सुनकर माया को कोई खास हैरानी नहीं हुई,
क्योंकि गांव में आने के बाद से ही उसने विजय और शैलू के कथित नाजायज रिश्ते की बातें सुन रखी थीं। माया को लगा कि शैलू को गांव से बेइज्जत कर निकालने का बदला ही विजय इस खूनी खेल के जरिए ले रहा है। लेकिन जैसे ही माया ने यह बात कही, विजय का गुस्सा फट पड़ा। वह जोर से चीखते हुए बोला कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो। अगर शैलू के लिए एक भी गंदा शब्द कहा तो मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। हर वो चीज जो आंखों से दिखाई देती है, जरूरी नहीं कि वही सच हो। विजय ने माया को बताया कि गांव में हो रही इन मौतों के पीछे सच में उसी का हाथ है, और केले के बागान में शैलू के भूत को देखे जाने की जो कहानी पूरे गांव में फैल चुकी है, उसके पीछे एक बेहद बड़ा और खौफनाक राज छिपा हुआ है। इसके साथ ही कहानी एक बार फिर कुछ महीने पीछे चली जाती है। उस रात जब कुछ गुंडों ने शैलू का पीछा किया था, तब उनसे अपनी इज्जत बचाते हुए भागते भागते शैलू जंगल के बाहर आकर बेहोश हो गई थी। किस्मत से उसी समय डॉक्टर विजय शहर से लौट रहा था। उसने जंगल के किनारे शैलू को बेसुध हालत में देखा और तुरंत उसे वहां से सुरक्षित अपने साथ ले आया। जब शैलू को होश आया तो वह अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन विजय ने किसी तरह उसे संभाला और शांत किया। जब विजय ने उसकी पूरी कहानी सुनी तो एक डॉक्टर होने के नाते उसके मन में कुछ शक पैदा हुआ। उसने तुरंत शैलू के खून का सैंपल लिया और उसे शहर की एक बड़ी लैब में जांच के लिए भेज दिया। जब उस टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई तो उसमें एक ऐसा चौंकाने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच निकला जिसने सब कुछ बदल दिया। दरअसल शैलू चरित्रहीन नहीं थी, बल्कि वह एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक बीमारी से जूझ रही थी। इस बीमारी में इंसान का शरीर सामान्य से कई गुना ज्यादा हार्मोन्स पैदा करने लगता है, जिससे उसकी शारीरिक इच्छाएं पूरी तरह बेकाबू हो जाती हैं। बीमारी के आखिरी स्टेज में इंसान अपने शरीर और दिमाग पर नियंत्रण खोने लगता है। दिमाग कुछ और चाहता है, जबकि शरीर कुछ और करने पर मजबूर करता है। इसी वजह से मरीज बेहोशी जैसी हालत में कई लोगों के साथ संबंध बना बैठता है। यह भयानक बीमारी अक्सर उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाती है जो बचपन से गहरे सदमे, अकेलेपन, मानसिक तनाव और हार्मोनल असंतुलन से गुजरे हों, बिल्कुल शैलू की तरह। जब इस बीमारी का मरीज यह महसूस करता है कि उसका अपने शरीर पर कोई बस नहीं रहा, तब वह या तो आत्महत्या करने की कोशिश करता है या फिर खुद को दर्द देकर अपने होश संभालने की कोशिश करता है। यही कारण था कि शैलू बार बार अपनी कलाई पर रबर बैंड मारकर खुद को चोट पहुंचाती थी और बिट्टू से खुद को बेरहमी से पिटवाती थी। वह पागल नहीं थी, बल्कि अपने बेकाबू शरीर और टूटते हुए दिमाग को दर्द के सहारे काबू में रखने की लड़ाई लड़ रही थी। नम आंखों के साथ विजय ने माया को बताया कि मेडिकल साइंस में इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं है। ऐसे मरीजों को सिर्फ प्यार, अपनापन और मानसिक सहारे से ही बचाया जा सकता है। 4 साल पहले डॉक्टर विजय की अपनी सगी बेटी ने ससुराल वालों की यातनाओं से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। विजय उसे बचा नहीं पाया और उसी अपराध बोध में वह हर दिन खुद को अंदर ही अंदर खत्म करता रहा। तभी किस्मत ने शैलू को उसके सामने ला खड़ा किया। विजय को शैलू में अपनी खोई हुई बेटी दिखाई देने लगी। जिंदगी से मिले इस दूसरे मौके को उसने हाथ से नहीं जाने दिया और शैलू को अपनी बेटी की तरह संभालना और उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। लेकिन इस जाहिल गांव की गंदी सोच ने एक मजबूर पिता और बेबस बेटी के इस पवित्र रिश्ते को भी नाजायज संबंध का नाम दे दिया। विजय समझ चुका था कि अपने भविष्य और इस बीमारी के डर से शैलू धीरे धीरे खुद को खत्म करती जा रही है। लेकिन तभी उसकी अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की एक किरण आई। कोई ऐसा इंसान जिसने शैलू का हाथ थामा और उसे जीने की वजह दी। इसी खुलासे के साथ कहानी फ्लैशबैक से निकलकर फिर वर्तमान में लौट आती है। घने और डरावने जंगल के बीच बासु के सामने वही नकाबपोश रहस्यमयी आदमी खड़ा था। बिना एक पल गंवाए वह पूरी दरिंदगी के साथ बासु को मारने के लिए उस पर टूट पड़ा। लेकिन बासु भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। हाथापाई के दौरान बासु ने उस नकाबपोश आदमी पर चाकू से जोरदार हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही बासु उसका चेहरा देखने के लिए नकाब हटाने लगा, तभी अचानक अंधेरे को चीरता हुआ शैलू का कुत्ता राजा खूंखार अंदाज में बासु पर झपट पड़ा। राजा के अचानक हमले से बासु एक पल के लिए अपना संतुलन खो बैठा। उसी मौके का फायदा उठाकर वह नकाबपोश आदमी हवा में उछला और एक ही वार में अपना त्रिशूल बासु के सीने के पार उतार दिया। इस खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर के साथ दूसरी तरफ डॉक्टर विजय माया के सामने सबसे बड़े सच का खुलासा करता है। शैलू की जिंदगी में उम्मीद बनकर लौटने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त रवि था, और वही इस वक्त नकाब के पीछे छिपकर बासु को मौत के घाट उतारकर अपना बदला ले रहा था। जब रवि सालों बाद पहली बार शैलू के सामने आया था तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ था कि रवि अभी भी जिंदा है, क्योंकि पूरे गांव को यही लगता था कि उस रात लगी भयानक आग में रवि और उसका पिता जिंदा जलकर मर गए थे। तो फिर उस रात आखिर सच में हुआ क्या था? कहानी एक बार फिर दर्द से भरे फ्लैशबैक में चली जाती है। उस दिन जब रवि के शराबी पिता ने बुरी नीयत से शैलू को अपने घर बुलाया था, तब उसने शैलू के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की थी। सच तो यह था कि वह नीच इंसान पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन तब शैलू इतनी छोटी और मासूम थी कि उसे इन बातों का मतलब तक समझ नहीं आता था। लेकिन उस दिन रवि ने अपने पिता को यह घिनौनी हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से और नफरत में अंधा होकर रवि ने अपने ही बाप को मार डाला, फिर पूरे घर में आग लगा दी और वहां से भाग गया। उस भयानक आग में रवि का आधा चेहरा बुरी तरह झुलस चुका था। भागते हुए उसे देवी के मंदिर के बाहर एक नकाब पड़ा मिला। उसने वही नकाब पहन लिया और धीरे धीरे वही उसकी नई पहचान बन गया। इस खौफनाक घटना के बाद रवि कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि अपने जले हुए चेहरे और खून से सने हाथों के साथ शैलू के सामने जा सके। इसलिए वह बिना किसी को बताए दुनिया की नजरों से गायब हो गया। गांव वालों के लिए वह मर चुका था, लेकिन सच में वह हमेशा एक साये की तरह शैलू के आसपास ही भटकता रहा और हर पल उस पर नजर रखता रहा। फिर कई साल बाद जब शैलू अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे दौर और अकेलेपन से गुजर रही थी, तब रवि उसके सामने आया और उसने शैलू को शादी के लिए प्रपोज किया। रोते हुए शैलू ने उसे मना कर दिया और कहा कि उसका शरीर अब अपवित्र हो चुका है, वह अब इस काबिल नहीं रही।
लेकिन रवि ने उसे गले लगाते हुए कहा कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बचपन से देखा था कि शैलू ने इस दुनिया और अपनों से कितना दर्द सहा है। रवि की नजरों में शैलू आज भी गंगा की तरह पवित्र थी। यह सुनकर डॉक्टर विजय की आंखें भर आईं। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद मंगलवार की रात देवी महालक्ष्मी के मंदिर में दोनों की चुपचाप शादी करवाएंगे। शादी के कपड़े और बाकी सामान खरीदने के लिए विजय सोमवार की रात रवि को अपने साथ शहर ले गए। लेकिन अगली सुबह जब दोनों खुशी खुशी गांव लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पता चला कि गांव वालों द्वारा सड़क पर घसीटे जाने और उस भयानक अपमान को सहन ना कर पाने की वजह से शैलू ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इस मनहूस खबर ने एक पल में रवि के सारे सपनों को तोड़ दिया। जब गांव वाले शैलू की लाश को नदी में फेंकने की बात कर रहे थे, तब डॉक्टर विजय ने झूठ बोल दिया कि उसने शहर की म्यूनिसिपैलिटी को खबर कर दी है और वहां से लोग आकर लाश ले जाएंगे। उस दिन एक तरफ बचपन का प्रेमी हार गया था और दूसरी तरफ अपनी बेटी खो चुका एक बाप। दोनों ही शैलू को बचा नहीं पाए थे। यह दर्दनाक कहानी सुनने के बाद सब इंस्पेक्टर माया ने विजय से पूछा कि अगर सच्चाई यही थी तो तुमने गांव वालों को शैलू की बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया? कम से कम पुलिस जांच के दौरान मुझे तो सब सच बता सकते थे। इस पर विजय ने समाज की एक कड़वी हकीकत बताते हुए कहा कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां औरतों को पीरियड आने पर मंदिर या मस्जिद में जाने तक की अनुमति नहीं दी जाती। ऐसे जाहिल लोगों और इस गांव से यह उम्मीद करना कि वे शैलू जैसी जटिल बीमारी को समझ पाएंगे, सबसे बड़ा मजाक है। माया ने जवाब देते हुए कहा कि इसका मतलब यह तो नहीं कि शैलू की मौत के बाद तुम दोनों पूरे गांव वालों को एक एक करके मारना शुरू कर दो। तभी विजय ने एक और गहरा राज खोलते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था, हर वो चीज जो आंखों से दिखाई देती है जरूरी नहीं कि वही सच हो। शैलू ने कुएं में कूदकर आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। यह सुनते ही माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। विजय ने आगे बताया कि गांव में अब तक जिन 4 लोगों की मौत हुई है, वे चारों शैलू की मौत के जिम्मेदार थे। लेकिन अभी भी 2 कातिल जिंदा हैं। उनमें से एक बासु है, जिसे शायद अब तक रवि मार चुका होगा, और दूसरा आखिरी इंसान मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। सदमे में डूबी माया ने कांपती आवाज में पूछा कि आखिर वह छठा इंसान कौन है? और यहीं सामने आता है कहानी का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट। क्योंकि वह छठा इंसान कोई और नहीं बल्कि पूरे गांव में देवी का रूप मानी जाने वाली जमींदार की पत्नी राजेश्वरी देवी थी। डॉक्टर विजय और माया की यह सारी बातें बाहर खड़ा जमींदार प्रकाश छिपकर सुन रहा था। अपनी पत्नी का यह भयानक सच जानकर वह गुस्से से पागल हो उठा। वह तुरंत अपनी हवेली पहुंचा और जाकर राजेश्वरी का गला पकड़ लिया। लेकिन राजेश्वरी कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि बेहद चालाक और खतरनाक थी। हाथापाई के दौरान उसने अचानक एक खंजर निकाला और सीधे प्रकाश के पेट में घोंप दिया। खून से लथपथ होने के बावजूद प्रकाश ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसे काबू किया और दर्द से तड़पते हुए पूछा कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया? इसी जबरदस्त मोड़ के साथ कहानी एक बार फिर अपने आखिरी और सबसे डरावने राज को दिखाने के लिए फ्लैशबैक में चली जाती है। उस रात जब कुछ गुंडों ने शैलू का पीछा किया था, तब अपनी जान बचाने के लिए वह जंगल के उसी पुराने और सुनसान घर में जाकर छिप गई थी। लेकिन वहां उसने जो देखा वह किसी भयानक सदमे से कम नहीं था। उसने गांव में देवी मानी जाने वाली राजेश्वरी और फोटोग्राफर बासु को बेहद आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। जैसे ही राजेश्वरी को पता चला कि शैलू उनके इस गंदे राज के बारे में जान चुकी है, वह डर से कांप उठी। उसे अपनी झूठी देवी वाली इज्जत मिट्टी में मिलती दिखाई देने लगी। उसने तुरंत अपने 4 भरोसेमंद लोगों को बुलाया। डेनियल की पत्नी मिल्ली कृष्ण, सूर्य की पत्नी मणि और श्यामला का पति। यही वे 4 लोग थे जो खुद भी नाजायज रिश्तों में फंसे हुए थे। राजेश्वरी ने उन चारों को आदेश दिया कि पूरे गांव में शैलू के चरित्र को लेकर इतनी गंदी अफवाहें फैलाओ कि किसी के मन में उसके लिए जरा सी भी सहानुभूति ना बचे। इतना ही नहीं, उसने बड़ी चालाकी से यही जहर अपने पति प्रकाश के दिमाग में भी भर दिया। आखिरकार राजेश्वरी की यह खतरनाक साजिश कामयाब हो गई। प्रकाश द्वारा शैलू को सबके सामने बेइज्जत करके गांव से निकालने के बाद उसी रात ये 6 लोग मिलकर बेबस शैलू को केले के बागान में ले गए। शैलू उनके कदमों में गिरकर लगातार रोती रही, रहम की भीख मांगती रही और अपनी जिंदगी बचाने की गुहार लगाती रही। उसने वादा किया कि अगली सुबह होते ही वह इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी और किसी को भी उनके राजा के बारे में नहीं बताएगी। मगर हैवान बन चुकी राजेश्वरी के दिल में जरा भी दया नहीं बची थी। उसके इशारे पर बासु ने शैलू का गला दबाकर बड़ी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर उसकी लाश को उसी कुएं में फेंक दिया, ताकि पूरे गांव को यही लगे कि भारी अपमान सहन ना कर पाने की वजह से शैलू ने खुद अपनी जान दे दी। इसी खौफनाक सच के साथ कहानी एक बार फिर वर्तमान में वापस लौट आती है। अब हर रात से पर्दा हट चुका था। यह गंदा सच जानने के बाद प्रकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने राजेश्वरी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए छत से नीचे आंगन में पटक दिया। इसके बाद उसके तड़पते हुए शरीर पर मिट्टी का तेल डालते हुए प्रकाश ने एक बेहद जोरदार बात कही कि जरूरत से ज्यादा लालच इंसान के मन को गंदा कर देता है और हवस इंसान के चरित्र को पूरी तरह राख बना देती है। इतना कहकर प्रकाश ने बिना एक पल गंवाए राजेश्वरी को जिंदा आग के हवाले कर दिया। ठीक उसी समय डॉक्टर विजय राजेश्वरी को अपने हाथों से मौत देने के इरादे से हवेली पहुंचता है, लेकिन आंगन में राजेश्वरी को आग में जलता देख वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। आखिरकार शैलू की मौत के हर गुनहगार को उसके कर्मों की दर्दनाक सजा मिल चुकी थी। दूसरी ओर रवि का खूनी बदला भी अब पूरा हो चुका था। जीते जी भले ही दोनों कभी एक ना हो सके, लेकिन अपने प्यार का बदला पूरा करने के बाद रवि भी मौत को अपनाता है, ताकि वह हमेशा के लिए अपनी बचपन की मोहब्बत शैलू की आत्मा के साथ एक हो सके। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि उस मनहूस कुएं की मुंडेर पर शैलू का इकलौता और वफादार कुत्ता राजा आज भी चुपचाप बैठा है। उसकी आंखें बेबस होकर बस उसी कुएं की गहराई में देख रही हैं, मानो आज भी उसे अपनी मालकिन के वापस आने का इंतजार हो।
वहीं हवेली के दरवाजे पर सब इंस्पेक्टर माया चुपचाप खड़ी थी। जब उसने प्रकाश से राजेश्वरी के इस तरह जलकर मरने की वजह पूछी, तो प्रकाश ने बड़ी सफाई से एक झूठी कहानी बनाते हुए कहा कि गांव में लगातार हो रही मौतों को राजेश्वरी सहन नहीं कर पाई। गांव की शांति और लोगों की सुरक्षा के लिए उसने खुद को देवी महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दिया और अपनी बलि चढ़ा दी। इसलिए अब इस मामले में किसी भी जांच की जरूरत नहीं है। उसी रात जब डॉक्टर विजय प्रकाश के जख्मों का इलाज करने के लिए हवेली पहुंचा, तो उसने सीधे प्रकाश से सवाल किया कि तुमने उसे अपने हाथों से जिंदा जलाया और फिर गांव वालों के सामने उसे एक महान देवी की तरह क्यों दिखाया। प्रकाश ने एक लंबी सांस लेते हुए गंभीरता से कहा कि यह पूरा गांव राजेश्वरी को साक्षात देवी मानता था। डॉक्टर, अगर मैं उन्हें सच बता देता तो उनका वह पवित्र विश्वास हमेशा के लिए टूट जाता। और याद रखना, जब इंसान का भरोसा टूटता है तो प्यार, डर और भक्ति सब खत्म हो जाते हैं। पीछे रह जाती है तो सिर्फ मूर्खता और अराजकता। अपनी बात खत्म करने के बाद प्रकाश ने अपनी तेज नजरें विजय की आंखों में डालते हुए पूछा कि मैंने तो तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन मुझे अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। शैलू की मौत वाले दिन तो तुम रवि के साथ शहर में मौजूद थे। फिर तुम्हें यह कैसे पता चला कि शैलू ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि उसका बेरहमी से कत्ल किया गया था? यह सवाल सुनते ही डॉक्टर विजय जोर जोर से किसी पागल इंसान की तरह हंसने लगा। और इसी हंसी के साथ सामने आता है इस फिल्म का एक और दिमाग हिला देने वाला ट्विस्ट। दरअसल पूरे गांव में जिस पुली को सब अंधा समझते थे, वह असल में बिल्कुल अंधा नहीं था। वह तो बस सालों से मुफ्त का खाना खाने और लोगों की सहानुभूति पाने के लिए अंधे होने का नाटक कर रहा था। जिस रात केले के बागान में उन 6 लोगों ने मिलकर मासूम शैलू का बेरहमी से कत्ल किया था, उस रात वह नकली अंधा पुली वहीं छिपकर यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसी ने जाकर डॉक्टर विजय और रवि को शैलू की मौत का वह डरावना सच बताया था, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर एक एक गुनहगार को ढूंढकर मौत के घाट उतारा और शैलू की मौत का बदला पूरा किया। कुछ महीनों तक शांति रहने के बाद अब गांव की दीवारों पर फिर से किसी के गुप्त संदेश लिखे जाने लगे हैं। पूरे गांव में एक बार फिर डर और दहशत का वही काला साया मंडराने लगा है। लेकिन इस बार आखिर कातिल कौन है? क्या डॉक्टर विजय ने उस रात केले के बागान में शैलू की जो आत्मा देखी थी, वह सच में शैलू का भूत था? एक बात तो बिल्कुल सच है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा पाप कर ले और इंसानों के बनाए कानून की नजरों से बच जाए, लेकिन प्रकृति और भगवान के न्याय से कोई नहीं बच सकता। उनके कर्मों की सजा उन्हें एक ना एक दिन जरूर मिलती है। इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस और शानदार ओपन एंडिंग के साथ आज की हमारी यह मास्टरपीस फिल्म मंगलवार यहीं खत्म होती है। दोस्तों, इस कहानी ने सच में दिल और दिमाग दोनों हिला दिए। लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जाता हूं। इस पूरी कहानी में आपके हिसाब से असली विलन कौन था? वो अंधविश्वासी गांव वाले, चालाक राजेश्वरी, या फिर खुद शैलू की खराब तकदीर?